जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की आपकी पहली बुक के अंतिम चैप्टर में आज हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात है वो करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है, उसके प्रकार, उसका क्या प्रभाव है वो पढ़ता है, इनको जानेंगे। वैश्वीकरण का हमारे देश इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको जानेंगे और साथ में ही ये भी जान लेंगे भी वैश्वीकरण का विरोध है वो दुनिया में क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन। वैसे आपके लिए ये कोई नया शब्द नहीं है और आपकी इस बुक का सबसे छोटा सा और महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए सबसे पहले, अरे वाह, पिज्जा, बर्गर, ये हॉलीवुड मूवी, ये ब्लू जीन्स, आप सब इनसे परिचित हैं और हो सकता है आप सब ने इन सब का इस्तेमाल भी किया होगा, इन फिल्मों को देखा भी होगा। ये सब जो चीज़ें आपके सामने कुछ एक मॉडल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में आपके सामने बताई गई है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आपने यूज़ की होगी और ये सब संभव हो पाया है किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। हर देश अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए इन्हें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी एक नया कंसेप्ट आया था एल, पी और जी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। दुनिया के ज़्यादातर देशों को ये मानना है, वो मानते हैं भी एलपीजी की वजह से ही हम ज़्यादा डेवलप है वो हो सकते हैं। तो जान लेंगे इस चैप्टर के अंदर हम अच्छे से भी क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव है, क्या उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो आपको पहले ही बता दूं, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही प्रकार के देखने को हमें मिलते हैं। चलिए अब टू द पॉइंट एक एक बात को समझना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे वैश्वीकरण के कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा को, यानी वैश्वीकरण किसे कहा जाता है। तो देखिए, एक अवधारणा के रूप में इसका जो बुनियादी अर्थ है वो है प्रवाह। प्रवाह यानी फ्लो, जिसे हम और इजी लैंग्वेज में बात करें तो आवाजाही, आदान प्रदान, वो होता है प्रवाह। और किसका प्रवाह? एक देश से दूसरे देश के अंदर विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह और लोगों का प्रवाह। तो इन चार चीजों की बात की जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट समझ गए वैश्वीकरण का भी आवाजाही है और चार तरीके से हम बात कर रहे हैं, चाहे विचार, चाहे वस्तु, पूंजी या लोगों की आवाजाही होती है, उसे ही वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है। और इस वैश्वीकरण के कारण ही दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। उनको ये लगता है भी पूरी दुनिया ही हमारा गांव है, जैसे हमारा खुद का गांव है उसी प्रकार से पूरी दुनिया है, वो भी एक अपना गांव बन गया है। और एक साथ में एक बात और भी आती है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, यानी इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स की, पक्षों की बात की जाती है, जैसे राजनीतिक एस्पेक्ट, आर्थिक और सांस्कृतिक जो एस्पेक्ट है, आयाम है, पक्ष है, उनकी बात होती है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं भी वैश्वीकरण के तीन रूप देखने को मिलते हैं: राजनीतिक वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तृत कंसेप्ट है वो है। इसके साथ साथ एक छोटा सा प्रश्न और बनता है कि वो दो बातें बताइए कि जो मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है, बहुत ही विशेष बनाती है। तो इसके अंदर दो नाम आते हैं। एक आता है प्रवाहों की गति, विचार, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही, उसकी स्पीड कैसी है। और दूसरा प्रसार का धरातल, भी ये प्रवाह हो रहा है वो किस एरिया के अंदर हो रहा है। जितने ज्यादा एरिया में और जितनी स्पीड से होगा उतना ही ग्लोबलाइजेशन है वो ज्यादा फैलता है।
लोगों की आवाजाही, विचार, वस्तुओं का उनका जो प्रवाह है वो ज्यादा बढ़ता है। पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है यानी व्यापार से जुड़ा हुआ मैटर हो गया। विचार यानी किसी देश की जो विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा या दोनों के मिश्रित जो विचारधाराएं हैं, और ऐसी बहुत सी सोच जो होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। लोगों की आवाजाही की बात करते हैं तो मतलब हो गया रोजगार की तलाश के अंदर भी हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट जिसमें वैश्वीकरण के कंसेप्ट को जान लिया और साथ में उन दो बातों को भी जान लिया जो वैश्वीकरण को खास बनाती है, वो प्रवाह की स्पीड और उसके प्रसार का धरातल यानी एरिया की बात आती है। अब बात ये आ जाती है भी ये वैश्वीकरण है वो किस वजह से संभव हो पाया, यानी वैश्वीकरण के कारणों को जानेंगे। एग्जाम में कई बार 2 कारण, कई बार 4 कारण पूछे जा सकते हैं। हम यहां पर जो समझ रहे हैं 2 पॉइंटों के माध्यम से समझ रहे हैं। अगर आपसे 2 से ज्यादा पूछते हैं तो इन्हीं को आप 4 रूपों के अंदर लिख सकते हैं, यानी हाफ हाफ मैटर है वो आप कर सकते हैं। बस मूल बात यह है भी आपको समझ में आना चाहिए, वैश्वीकरण यानी पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई। कोई भी बॉर्डर का जो झंझट है वो नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये सब संभव हो पाया टेक्नोलॉजी की मदद से, प्रौद्योगिकी की मदद से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे परिवहन के साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे संचार के साधन बढ़ते गए, लोग एक दूसरे के करीब आते गए और उसी से जन्म होता है वैश्वीकरण का। तो प्रौद्योगिकी का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार से विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति है वो आई थी, और इन संचार साधनों के विकास और उनकी उपलब्धता से वैश्वीकरण है वो अस्तित्व में आया, इसका जन्म हुआ। और हम पहले भी जान चुके हैं भी वैश्वीकरण से विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही है वो आसान हुई है, प्रवाह है वो बहुत ही आसान हुआ है। और साथ में ही इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे सोचने के तरीके के ऊपर भी इफेक्ट है वो पड़ा है। विश्व के विभिन्न भागों के जो लोग हैं वो अब समझ रहे हैं कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ में हम ये महसूस भी करते हैं भी विश्व के किसी एक हिस्से में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसका इफेक्ट दुनिया के दूसरे हिस्सों के ऊपर भी पड़ता है। तो इन सब की वजह से ही वैश्वीकरण है उसका जन्म होता है, यानी ये जो बातें हैं उसकी वजह से वैश्वीकरण संभव हुआ है। तो क्लियर हो गया वैश्वीकरण के कारण। आप इन्हें नोट्स फॉर्म में भी जरूर उतार लीजिएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, हम जिन मैटर को आज समझ रहे हैं उन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो कारण हो गए। अब बात करें इसके प्रभावों की। हमने 3 एस्पेक्ट पढ़े थे ना, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, वो 3 प्रकार भी मान लीजिए, और उस तीनों ही क्षेत्रों में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है अब हम एक एक करके उनको जानेंगे। सबसे पहले बात करें राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत भी वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, और तीनों ही फील्ड के अंदर आप जान लीजिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक को समझ के आप जरूर ये समझने की कोशिश करना भी कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और कौन से नेगेटिव है। तो पॉलिटिकल रूप से क्या नफा नुकसान है उसको जान लेते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव है उसकी विवेचना कीजिए, समझाइए। तो हम यहां पॉइंटों के माध्यम से इन चीजों को समझ रहे हैं ताकि समझना और याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो बिंदु है जो देखने को आता है वो नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में आता है, वो है भी इससे राज्य की ताकत में कमी आती है। राज्य यानी उस देश के लिए,
पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का इस्तेमाल यहां देश के लिए, कंट्री के लिए हो रहा है। तो वैश्वीकरण से देश की ताकत में कमी आती है। अब क्यों आती है वो भी आप जान लेंगे। हर देश की क्या जिम्मेदारियां हैं भी, वो अपनी जनता के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत से काम हैं वो करे। लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है तो वहां पर लोक कल्याणकारी जो काम हैं ये सब खत्म होते जा रहे हैं और इनकी जगह एक नया कंसेप्ट आया है, वो है न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य। यानी काम के अंदर वहां की सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है वो नहीं करती है। यह ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है। इससे राज्य अब अपने आप को कुछ कार्यों तक ही सीमित रखते हैं, जैसे अपने देश की कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा करना। इन दो के ऊपर वैश्वीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कल को एक छोटा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, उन दो तथ्यों की बात कीजिए, उन दो बातों को बताइए जिनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो है उस देश की कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी लॉ और ऑर्डर की बात आती है, और दूसरा अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी लोगों की सुरक्षा को लेकर। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बाकी हर फील्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है वो देखने को मिला है। तो राज्य की ताकत में कमी आती है। अब ताकत में कमी क्यों आती है उसको भी आप धीरे धीरे समझते चलेंगे, क्योंकि वैश्वीकरण से जो बाजार है वो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को अब निर्धारित करते हैं। अब बाजार भाई किसी देश के आर्थिक और सामाजिक चीजों पर इफेक्ट क्यों डालता है? क्योंकि अब वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के अंदर आ गई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां। कौन सी होती है? वो कंपनियां जिनका एक से अधिक देशों के अंदर अपना बिजनेस चलता है, वो मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई। तो वैश्वीकरण ने किसको जन्म दिया? वैश्वीकरण ने निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को जन्म दिया है, और प्राइवेटाइजेशन के कारण मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई। इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने हर देश के अंदर अपने बहुत से स्टोर हैं वो खोल लिए। अब जब बड़े बड़े स्टोर खुल गए तो और छोटे छोटे शहरों में भी अब स्टोर्स हैं वो खोल लिए हैं इन कंपनियों ने, जिससे वहां के जो लोकल जो व्यापारी लोग, जो दुकानदार है, उनका धंधा चौपट होता जा रहा है और ये मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर अपना प्रभाव है वो जमाती जा रही है। तो इसका मतलब उस देश की राजनीति के अंदर इन मल्टीनेशनल कंपनियों का इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सरकार कुछ भी डिसीजन करती है उनसे पहले इनके साथ बैठक करती है। तभी तो हमने पहला पॉइंट कहा था कि वैश्वीकरण से राज्य की यानी उस देश की, उस सरकार की काम करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर कमी आ जाती है। और ये किसकी वजह से? मल्टीनेशनल कंपनियां यानी बाजार की वजह से ऐसा हो रहा है, जिस कारण सरकारें अकेली अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले सकती है। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपनाने से एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा है। वो ये है भी राज्य अब पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं और टेक्नोलॉजी के दम पर जो देश है वो अपने लोगों के बारे में सूचनाएं हैं वो जुटा सकता है। और सूचनाएं जब इंफॉर्मेशन जब ऑनलाइन उनको मिल जाती है तो उनके आधार पर वो अच्छे से काम है वो भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर ये एक पॉजिटिव चीज निकल कर आई है। बाकी तो ऐसा लग रहा है भी इसके नकारात्मक इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि वैश्वीकरण सीधी बात है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। अब प्राइवेटाइजेशन को यानी निजीकरण को बढ़ावा होगा तो सरकार उन चीजों के ऊपर गौर नहीं करेगी जिसमें उसका खर्चा ज्यादा आता है। तो ये सबसे बड़ी मार उन लोगों को पड़ती है जो गरीबी में जीवन जीते हैं। तो समझ गए वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है वो क्या है। अब बात करते हैं भी अगले एस्पेक्ट की, और वो है आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण का इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट पड़ेंगे। तो वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ग्रोथ हुई है। जो व्यापार है वो बहुत बड़ा है और इसके लिए विभिन्न देशों ने आयात इंपोर्ट के ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों को कम कर दिया है। उदारीकरण
मुक्त व्यापार की बातें जो हम सुनते हैं उन वजह से ऐसा हुआ, और यह सब वैश्वीकरण के कारण हुआ। और वैश्वीकरण से ही विश्व में पूंजी की आवाजाही में भी वृद्धि हुई है। पूंजी यानी धन, इन्वेस्ट। तो अब क्या हो रहा है, जो अमीर देश हैं, धनी देश है, या यह कह लीजिए जो विकसित देश है, अमेरिका, यूरोप के जो देश हैं, वो वहां के जो इन्वेस्टर हैं, निवेशकर्ता, वो अपने धन को ऐसे किसी भी देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे अमेरिका की, चाइना की, यूरोप की बहुत सी कंपनियां जैसे अपने देश के अंदर स्थापित है, क्योंकि उनको लगता है भी यहां पर ज्यादा बेनिफिट है, वो उठाया जा सकता है। तो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आती है। अभी राजनीतिक एस्पेक्ट में हमने बात की, जब यहां आकर बहुत से अपने स्टोर खोलेगी तो अपने वालों का जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा, और इनका ऊपर अपना अधिकार है वो होता जाता है। तो वैश्वीकरण से पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी वृद्धि देखने को मिलती है। अब वैश्वीकरण से कुछ आर्थिक प्रवाह है वो स्वेच्छा से होता है, और जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और धनी देशों द्वारा जबरदस्ती लादा जाता है। कई बार तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कई देश तो इन इन्वेस्टरों को इनविटेशन देते हैं भी आप आइए और हमारे देश के अंदर आप अपने उद्योग धंधे हैं वो स्थापित कीजिए, आप अपने स्टोर है वो खोलिए। और कई बार देशों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय जो विश्व व्यापार संगठन है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो, या जो विकसित जो प्रभावशाली देश है वो जबरदस्ती कहते हैं भी आप हमें ये छूट दीजिए, हम आपके देश में आकर ये धंधा है वो करेंगे। और वो सरकार हो सकता है किन्हीं कारणों से, या उन्होंने उस देश से कर्जा ले रखा हो, तो उस दबाव की वजह से उन्हें अनुमति है वो देनी पड़ती है। वैश्वीकरण से लोगों की आवाजाही में भी वृद्धि हुई है। अब आवाजाही मोस्टली किसकी वजह से होती है, हम सबको पता है, और वो है रोजगार। काम की तलाश के अंदर लोग हैं वो दूसरे देशों की तरफ है वो जाते हैं। तो एक देश के लोग दूसरे देशों में इस आवाजाही की वजह से रोजगार हैं वो कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, जितना वैश्वीकरण में विचारों का, पूंजी का और वस्तुओं का प्रवाह हुआ है, उतना ज्यादा लोगों का प्रवाह है वो नहीं होता है। कारण क्या है? जो विकसित देश है ना, वो ये नहीं चाहते भी विकासशील या गरीब देशों के ज्यादा लोग काम के सिलसिले में हमारे देश के अंदर आ जाए, वो कतई नहीं चाहते। क्योंकि देखिए कितने सावधान रहते हैं वो, उनको लगता है बाहर वाले अगर आ गए तो हमारे देश के लोगों का रोजगार है वो छिन जाएगा। तो इसके लिए वो क्या कर लेते हैं, इसके लिए वो आने के लिए, आपको पता है किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास वीजा होना चाहिए। तो वो अपने देश की वीजा नीति को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं और फिक्स कर लेते हैं भी हम दुनिया के इतने ही लोगों को हमारे देश के अंदर हैं वो आने देंगे। तो अपनी वीजा नीति के माध्यम से वो कंट्रोल है वो कर लेते हैं। अब हर देश का, विकसित देश आप देख पा रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो डेवलप कंट्री है, विकसित जो देश है वो ज्यादा फायदा है वो उठा रहे हैं। अब गरीब देशों की बेचारों की मजबूरी है, वो जैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं विकसित देश, वैसे उन्हें नाचना पड़ता है। तो समझते जा रहे हो ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि होती है। प्रवाह के वही जो 4 एस्पेक्ट हमने पहले पढ़े वही, इससे कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ दबाव की वजह से प्रवाह होता है। लोगों की आवाजाही के अंदर भी वृद्धि होती है, और किस वजह से होती है, रोजगार की वजह से होती है। चलो कुछ और पॉइंट है वो भी हम देख लें यहां पर। और साथ में वैश्वीकरण से लोगों की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर जो काम धंधा है वो करते हैं, वहां की जो कमाई है फिर अपने देश के अंदर भेजते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने घर को बनाने में, बच्चों की शादी करने के अंदर, बट जो उनके सपने होते हैं उनको पूरा करने में करते हैं, जिससे लोगों की खुशहाली है वो भी बढ़ती है। तो वैश्वीकरण का ये बेनिफिट भी है, इससे आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ती है। और एक चीज और आती है कि आर्थिक वैश्वीकरण से विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण हो रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता भी एक बार फिर
जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों को जैसे वैश्वीकरण के बहाने क्या बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का जो कच्चा माल है उनको हड़प रही है सस्ते में, और माल को तैयार करके महंगे दामों पर बेचती है और लाभ कमाती है। तो क्या एक तरीके से ये पुनः उपनिवेशीकरण, कुछ तो यहां तक कहते हैं कि ये तो एक साम्राज्यवाद हो गया, जैसे पहले अंग्रेज यूरोप वाले करते थे, अब ये वैश्वीकरण के बहाने सभी विकसित देश हैं वो करते हैं। तो गरीब देशों को इससे सबसे अधिक नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। अब लास्ट में बात करें कि जो ये आर्थिक वैश्वीकरण हो रहा है इसमें जनसंख्या के एक बड़े भाग को तो लाभ होता है, जबकि नौकरी और जल कल्याण के जो काम होते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इनके लिए सरकार पर निर्भर रहने वाले लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि ये सारे काम कौन से हैं, पहले हमने पढ़ा लोक कल्याणकारी काम है। जब प्राइवेटाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, तो गवर्नमेंट है वो इन लोक कल्याणकारी कामों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो इन पर डिपेंड रहने वाले लोगों की हालत है वो खराब हो जाती है। तो ये नुकसान भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार फिर उन न्याय के ऊपर, उन सिस्टम के ऊपर काम करती है जिससे देश को फायदा होता है। तो इसलिए आप एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो तो आपको ये सोचना भी होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए भी किस प्रकार की विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा है वो मिले। तो अब तक हम राजनीतिक प्रभाव क्या है ग्लोबलाइजेशन के उसको समझ गए, उसके बाद हमने जान लिया भी आर्थिक जो प्रभाव है वो क्या पड़ सकते हैं। अब बात करें भैया अपने कल्चर की, हमारा खाना पीना, रीति रिवाज, पहनावा, उनके ऊपर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है, और हमने वीडियो की स्टार्टिंग भी वहीं से की थी। तो अब बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव वही पॉजिटिव और नेगेटिव। वैश्वीकरण से एक तो कहा जाता है कि सांस्कृतिक समरूपता आती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता यानी एक जैसा पूरा जो दुनिया है वो हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर इस शब्द के पीछे की कहानी क्या है? इसकी कहानी यही है कि इसके तहत विश्व संस्कृति के नाम पर ताकतवर देश है वो शेष दुनिया के ऊपर अपनी पश्चिमी संस्कृति है वो थोप रहे हैं, और ये प्रभाव जैसा आपको बताया हमारे खान पान, पहनावे और सोच के ऊपर दिखाई देता है। वैश्वीकरण से जब बाहरी संस्कृति के प्रभावों को जाने तो इससे हमारी पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ जाता है। वैश्वीकरण से बहुत सी दुनिया की फेमस चीजें हमारे यहां आती है, तो आपके सामने चॉइस है वो भी बढ़ जाती है। आप कोई जैसे आप चैप्टर की स्टार्टिंग में देखेंगे आपको 3 उदाहरण दिए हुए हैं, वो आपको समझने के लिए दिए गए हैं, आप उनको जरूर समझिएगा। जब एक व्यक्ति अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बाजार जाता है तो वो देखता है भी भारत के अंदर बना हुआ खिलौना है वो थोड़ा महंगा मिल रहा है, और उसके पास सेम वही चीज उसी क्वालिटी में चाइनीज वाली उसको सस्ते में मिल रही है। तो सीधी सी बात है, आम आदमी तो अपना फायदा देखता है और वो चाइनीज चीज को खरीद लेता है वहां से बच्चे के बर्थडे पर। तो पसंद और नापसंद का जो दायरा है वो बढ़ता है, आपके सामने ज्यादा वैरायटियां हैं वो इससे देखने को मिलती है। और एक चीज और है इससे कि वैश्वीकरण से हमारी जो परंपरागत जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार भी होता है। परिष्कार यानी सुधार होता है। ये भी कह रहे हैं भी कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भी जिंदा रखते हैं और लेकिन उसमें कुछ नई चीजों को ऐड कर लेते हैं जिससे एक नई चीज है वो सामने प्रकट हो जाती है। कि वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, और इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है वो कहा जाता है। वही बात आ गई ना भी, हम हमारी चीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हम नई चीजों का ऐड कर रहे हैं, तो इससे एक खास प्रकार की संस्कृति का जन्म है वो हो जाता है, और इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है वो कहा जाता है। तो अब विभिन्नीकरण से आगे एक पॉइंट और देख लें कि वैश्वीकरण ने भारत में पहनावा संस्कृति को प्रभावित किया है। जैसे नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहनने लग गए हैं,
नीली जींस विदेश से आई और खादी का कुर्ता अपने देश में बनता था, तो हमने क्या किया, नीचे जींस पहनने लगे और उसके ऊपर खादी का कुर्ता पहनने का चलन है वो बढ़ गया। तो हमने हमारे वाला भी रख लिया और दूसरे वाला पहनावा है वो भी हम ले आए। यही बात तो यहां कही जा रही थी कि वैश्वीकरण से परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार हो रहा है और वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। उसी को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहा जाता है। तो एक तरीके से ये उसका एग्जाम्पल हो गया, भैया जींस के ऊपर शर्ट की बजाय अपना खादी वाला लंबे वाला कुर्ता है वो पहन लेते हैं और आपने देखा होगा बहुत से लोग पहनते भी हैं। और विश्व की विभिन्न संस्कृतियां जब अपने आप को ताकतवर अमेरिकी ढर्रे के ऊपर ढालने लगती है तो उसे मैकडोनाल्डीकरण भी कहा जाता है। तो एक छोटा क्वेश्चन भी निकलता है यहां पर, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? याद कीजिए स्टार्टिंग में ही हमने बर्गर की बात की, हम फ्रेंच फ्राइज का नाम आपने सुना है, तो वो मैकडोनल्ड्स जो कंपनी है जो कि एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर है, तो वो अमेरिका का है और आज पूरी दुनिया में अपने रेस्टोरेंट चलाते हैं और हम लोग वहां जाकर उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहलाता है मैकडोनाल्डीकरण, यानी विश्व की विभिन्न संस्कृतियां जब अपने आप को ताकतवर देश का जो ढर्रा उनका जो कल्चर होता है, जब हम उसको अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं तो उसे मैकडोनाल्डीकरण है वो कहा जाता है। इससे संपूर्ण विश्व की जो विकसित सांस्कृतिक धरोहर होता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो हम हमारे वाले सिस्टम को भूलते जा रहे हैं। आप में से हो सकता है बहुत से बच्चों को याद हो भी, काफी टाइम पहले, या अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, सुबह सुबह नाश्ते के अंदर दही रोटी का इस्तेमाल करते थे और आजकल नाश्ते की जगह किसने ले ली, पिज्जा बर्गर ने ले ली। तो हमारा जो पुराना सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण है वो गरीब देशों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए हानिकारक भी होता जा रहा है। तो हमारी सोच, खाना पीना, पहनावा, सबको ग्लोबलाइजेशन है वो इफेक्ट डालता है। अब देखिए इसमें अगर कोई कंट्रोवर्सी करें तो ये है, कुछ लोग कहेंगे ये अच्छा है और जो ये कहेंगे ये अच्छा है वो विचारधारा कहलाती है वामपंथी, और जो ये कहते हैं ये सब कुछ गलत हो रहा है तो वो विचारधारा कहलाती है दक्षिणपंथी। आगे चलकर हम इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आप कई जगह ऐसी बात करते हो कि वामपंथी विचारधारा वालों ने ये कहा, दक्षिणपंथी विचारधारा वालों ने ये कहा, तो समझ ले वामपंथी उस जो भी चेंज होता है उसके समर्थक होते हैं और दक्षिणपंथी का मतलब होता है वो उनके विरोधी होते हैं, क्योंकि दक्षिणपंथी यही कहते हैं जो हमारी परंपराएं चल रही है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क है वो करना चाहिए। तो ये हो गया अपना एक टॉपिक पूरा कंप्लीट। तीनों राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव वैश्वीकरण की वजह से होते हैं उनको हमने पॉइंटों के माध्यम से अच्छे से जान लिया। चलिए अब बात करते हैं भाई इंडिया को लेकर भी वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो हम थोड़ी पीछे रहने वाले थे। आपको पता है 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, 47 में हम आजाद हो गए। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज क्या करते थे, यहां से कच्चा माल है वो अपने देश ले जाते, वहां की फैक्ट्रियों में तैयार करके माल हमारे देश के अंदर बेचते थे यानी निर्यात करते थे। तो कच्चे माल का आयात और तैयार माल को हम आयात करते थे और कच्चे माल का निर्यात है वो करते थे। वहां हमने सबक ले लिया था। तो आजादी के बाद में हमने क्या किया, हमने संरक्षणवाद की नीति की पालना है वो करनी स्टार्ट कर दी। तो एक क्वेश्चन बन गया कि भारत की संरक्षणवाद नीति क्या है। संरक्षण का मतलब बचाव करना है। तो संरक्षणवाद विचारधारा उदारीकरण और वैश्वीकरण का विरोध करती है। इसमें आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल को दूसरे देशों को निर्यात करने की अनुमति नहीं होती है। तो आजादी के बाद हमने संरक्षणवाद ही अपनाया, भी अपने देश के जो कच्चा माल या जो बेसिक चीजें हैं उसका निर्यात करना हमने बंद कर दिया और हमारे देश के जो औद्योगिक जो घराने थे, जो उद्योगों को चलाने वाले जो लोग थे, उनको मोटिवेट किया गया भी आप इन संसाधनों से अपने ही देश में उन चीजों का निर्माण है वो कीजिए।
तो इस संरक्षणवाद से क्या हुआ भी, भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो काफी धीमी रहेगी। 1991 आते आते तो इंडिया की हालत भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह है वो खराब होने लग गई। फिर भारत के अंदर 1991 का जो टाइम आता है, उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे और जो अर्थशास्त्री थे, जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने देश को आर्थिक जो प्रॉब्लम उस टाइम जो हो गई थी उसको बचाने के लिए एलपीजी का समर्थन किया था, जो हमने स्टार्टिंग में ही जाना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति है वो अपनाई थी। तो भारत ने एलपीजी को कब एक्सेप्ट किया? 1991 में। पहले क्या था? संरक्षणवाद था, भी हम निर्यात नहीं करेंगे भैया, हम अपने ही देश में चीजों को बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आ गई तो हमें भी दुनिया के साथ चलना पड़ा और एलपीजी को हमने एक्सेप्ट किया। तो भारत ने 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और ऊंची आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुधारों की योजना शुरू की, जो एलपीजी से संबंधित है। और इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने आयात शुल्क है वो कम कर दिया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। दूसरे देशों को, इन्वेस्टरों को इनविटेशन दिया, भैया आप आइए और हमारे देश के अंदर आप अपना व्यापार है वो प्रारंभ कीजिए। अब आज के हिसाब से समझे भी क्या नफा नुकसान क्या है, वो लंबी बातें होती है। कई बार नुकसान भी उठाने को मिलता है और कई बार फायदा भी देश को होता है। लेकिन हाँ, हम उस आर्थिक मंदी के दौर से एलपीजी को अपनाने से बाहर आ गए, ये उस टाइम की सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज हम इसी को लेकर आगे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो वैश्वीकरण का इंडिया के ऊपर इफेक्ट भी पड़ा। चलिए अब बात करें, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं भैया हम इस चैप्टर को। देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है, वीडियो जरूर आज का थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये था भी सारी चीजें एक में कंप्लीट हो सकती है, तो इसलिए एक ही क्लास के अंदर इस पूरे को क्लियर करने की कोशिश की है। अब है वैश्वीकरण का प्रतिरोध, आलोचना, यानी वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है। तो वही वामपंथी और दक्षिणपंथियों के हिसाब से जान ले। तो वैश्वीकरण के विरोध में वामपंथी लोग तो ये तर्क देते हैं कि मौजूदा वैश्वीकरण है वो पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। पूंजीवाद में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जो अमीर देशों को अधिक अमीर और गरीब देशों को अधिक गरीब है वो बनाती है, ये कहा वामपंथियों ने। अब बात करें दक्षिणपंथियों की, तो दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंता प्रकट करते हैं। हमने जो नेगेटिव प्रभाव देखे वो ये बता रहे हैं भी देखो वैश्वीकरण से कितने नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहे हैं, और साथ में इन्होंने कहा कि इससे राज्य कमजोर हो रहा है और गरीबों के हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आ रही है, क्योंकि वो विदेशी कंपनियों के अनुसार ही काम कर रहा है। तो दक्षिणपंथी भी है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और वैश्वीकरण से जो ताकतवर देश हैं वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और इससे ये विकासशील देशों के हितों को ज्यादा महत्व नहीं देते। जिस देश में अपना व्यापार करते हैं उन्हें सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती है, उस देश के लोगों का धंधा खराब हो रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और इसी के कारण जब 1991 के अंदर सिएटल में विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी उसमें वैश्वीकरण का भारी विरोध है वो देखने को मिला था। किस बात का भी, ठीक है आप काम कर रहे हो लेकिन जो विकासशील देश है उनके हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये विरोध हो रहा था। तो देखिए विरोध के अपने अपने कारण सबके रहे हैं और इसी वैश्वीकरण के विरोध के संदर्भ में फिर एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक नए मंच की स्थापना होती है और उसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की स्थापना होती है। किसके विरोध में? वैश्वीकरण के विरोध में। यह एक इंटरनेशनल मंच है अपनी बात कहने का, और इस मंच में कौन शामिल है? मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता है, पर्यावरणविद, मजदूर, युवा और जो महिला कार्यकर्ता है, वो सब एक साथ मिलकर इस नव उदारीकरण वैश्वीकरण का, उदारवादी जो वैश्वीकरण है इसका विरोध करते हैं। तो ये आ जाता है कई बार ये भी क्वेश्चन क्या वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन एकजुट होकर वर्क करते हैं? तो मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरण और सभी
जो कार्यकर्ताएं होते हैं जिनको इन बातों को लेकर चिंता रहती है, वो सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। और इस वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक हुई थी वो 2001 में हुई थी, ब्राजील देश के अंदर, उसका शहर है पोर्टो अल्गेरे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखकर याद कीजिएगा, पोर्टो अल्गेरे। तो 2001 में WSF की पहली बैठक ब्राजील के पोर्टो एल्गेरे में हुई थी, और चौथी बैठक यानी हर साल होती थी 2004 के अंदर हमारे देश भारत के अंदर मुंबई के अंदर हुई थी। तो 2004 की बैठक भारत के मुंबई शहर के अंदर हुई थी। तो ये हो गया भी वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, और विरोध के फलस्वरूप कौन से मंच का, इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई, कब उसकी पहली बैठक, चौथी बैठक कब हुई, वो हम सारी चीजें हैं। चलिए अब बात करें लास्ट के अंदर इंडिया को लेकर भी कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है। तो दुनिया के साथ साथ भारत के अंदर भी जो विरोध है वो देखने को मिलता है। और विरोध कौन करेंगे, सीधी सी बात है, तो जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनका विरोध भी अपनी जगह कुछ सही भी है। भी क्या हम वैश्वीकरण के कारण हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है, कहीं हम उसको खोते हुए तो नहीं जा रहे। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति को भी रखें और साथ में कुछ अच्छी चीजें अपना लें तो शायद वो ज्यादा रास्ता है वो सही हो सकता है। वैसे ये वही है, विवाद का विषय है, सबका अपना अपना विचार मत है वो रहता है। तो भारत में औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का विरोध किया है। अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों ने जब नीम का पेटेंट कराने का प्रयास किया तो भारत ने इसका विरोध किया। पेटेंट आप जानते हो ना, जब कोई चीज का पेटेंट यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर उस चीज को जिसने पेटेंट करवाया है उससे बिना पूछे कोई दूसरी चीज उससे नहीं बना सकता, और अगर बनाते हो तो उसको अपना लाभ का हिस्सा देना पड़ता है। भारत वालों ने कहा, ओ भले मानस, नीम क्या तेरा अकेले का है क्या? तो भारत ने विरोध किया, भैया ये तो गलत बात है, नीम से हम सदियों से दवाइयां और बहुत सी चीजें बनाते रहे हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ राजनीतिक दलों और जो इंडियन सोशल फोरम बना, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसे हर देश के अंदर भी बना है, इंडियन सोशल फोरम है, ये भी इसके विरोध में आवाज है वो उठाता रहा है वैश्वीकरण के। और भारत में जो दक्षिणपंथी आलोचक है उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का भी विरोध किया है, चाहे विदेशी टीवी चैनल है, चाहे वैलेंटाइन डे मनाने का है। अक्सर जब भी वैलेंटाइन डे की बात आती है तो बहुत से लोग इसके विरोध के अंदर है वो आ जाते हैं। स्कूल कॉलेजों के अंदर विद्यार्थियों का जो पश्चिमी पहनावा है उसको अपनाने का भी बहुत से लोग विरोध हैं वो करते हैं। तो सबका अपना अपना तर्क है। तो भारत के अंदर भी वैश्वीकरण के विरोध को जो देखा है वो जाता है। तो ये था एक आपका पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर भी, वैश्वीकरण। आज हमने वैश्वीकरण के कंसेप्ट को जान लिया, उसके कारण को और उनके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को जान लिया। इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा ये भी जाना, और सबसे लास्ट के अंदर हमने वैश्वीकरण के विरोध की बातें क्यों उठती है उसको भी जान लिया। अब चलते चलते बारी है आपके लिए एक प्यारे से प्रश्न की कि वैश्वीकरण के विरोध में एक अंतरराष्ट्रीय मंच का निर्माण हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर यह बताना है भी उस अंतरराष्ट्रीय मंच का नाम क्या है और उसकी पहली बैठक किस देश के अंदर हुई थी। तो चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में, सेकंड बुक के नए चैप्टर से बात को स्टार्ट करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।